अस्सलाम वालेकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। चिराग बाली सरगोदा खुशाब हडानी गांव का एक जो है ना ये नौजवान था जो 1928 में वहाँ पे पैदा होता है। ये 4 भाई थे। इसके एक भाई का नाम मिराज, एक भाई का नाम चिराग और तीसरे भाई का नाम जो था दीन मोहम्मद था और चौथे भाई का नाम मोहम्मद बख्श था और इसके वालिद का नाम जो था ना मोहम्मद हयात बाली था। नादरीन, ये वो दौर था कि जब एक वाइस राय जो था ना वो बरतानिया ने मुकर्रर किया हुआ था, उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। वो पूरे बरे सगीर पाक को हिंदू का जो है ना इसको कंट्रोल करके इसकी सारी रिपोर्ट जो है ना मलका बरतानिया को देता था। इस दौर में जो था ना इसका वालिद उमर हयात और इसका बड़ा भाई ये दोनों वाइस राय का जो दस्ता था ना, जो सिक्योरिटी का दस्ता था, उसके अंदर वो मुलाजमत करते थे। अब चूंकि चिराग बाली जो था ये तालीम में जो है ज़रा कमज़ोर था और लड़ाई झगड़े के मामला में बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था, तो इसके वालिद ने जो है किसी को सिफारिश करके जो है ना वही जो सिक्योरिटी का दस्ता लॉर्ड माउंटबेटन का था ना उसके अंदर इसको नौकरी दिलवा दी। ये कलकत्ता चला जाता है और जब ये कलकत्ता जाता है तो उस वक्त जो है ना पाकिस्तान की आज़ादी से कोई 2 साल पहले की ये बात है, इसको एक ख़त जो है ना मौसूल होता है और आप लोगों को पता है कि उस वक्त जो है ना ख़त व किताबत में महीने लग जाते थे। वो ख़त इसके हाथ लगता है, उस ख़त में ये लिखा होता है कि इसका जो भाई इसके साथ वहाँ पे नौकरी कर रहा होता है ना उसकी बीवी को ना मदद अली बाली नाम का जो इनका कोई दुश्मन था, इनका रिश्तेदार भी था, वो इसकी भाभी को अगवा करके जो है ना उसके साथ जिनसी दरिंदगी करता है और उसको हवस का निशाना बनाता है। ये ख़त वो पढ़ने के बाद जो है ना अपने वालिद और भाई को बताए बगैर ना नौकरी छोड़ता है और ये सरगोदा में आ जाता है। नादरीन, आप यकीन करें कि ये वो दौर था कि मेरा ख्याल है कि अगर मैं इसको आपको बताना भी चाहूँ तो शायद मेरे पास अल्फाज नहीं होंगे। बड़ा सादा दौर था और बड़ा सुस्त रवि से जो है ना वक्त चलता था उस वक्त। ये आता है, आकर ये जो है ना उन पे अटैक करता है और जो मदद खान बाली और उसका एक भाई और साथ उसके जो है ना 3-4 नामालूम अफराद जो है ना उनको मौत के घाट उतार देता है। जो अफराद जो है ना इसके केसों की पैरवी करते हैं, इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं, शहादतें देते हैं, उन सब अफराद को भी जो है ना मौत के घाट उतार देता है। और इसके साथ ही जो है ना अपने वसाइल को बढ़ाने के लिए जो है ना डाका जनी और इतने बड़े बड़े डाके ये मारने शुरू कर देता है कि ये पूरे जो है ना पुलिस के निज़ाम को हिलाकर रख देता है। और नाज़रीन, क़याम पाकिस्तान के बाद जो है ना सरगोदा में सबसे पहली पाकिस्तान की बैंक डकैती जो है ना वो चिराग बाली करता है। इस डकैती में इसके हाथ 2,57,000 रुपया और तकरीबन 1 किलो के करीब सोना जो है ना बैंक से लूटा हुआ इसके हाथ लग जाता है। और नाज़रीन, ये उस दौर की बहुत बड़ी रकम थी और इस डकैती को पाकिस्तान की हिस्ट्री की पहली बैंक डकैती के नाम से याद रखा जाएगा। और नाज़रीन, 1956 में ना क़याम पाकिस्तान के बाद इसका सारा रिकॉर्ड पुलिस इकट्ठा करती है और इसको पंजाब की तारीख का सबसे ख़तरनाक डाकू और कातिल करार दिया जाता है। और नाज़रीन, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। चिराग बाली ने जो मदद अली बाली अपना मुखालिफ कत्ल किया था ना और उसके साथ इसको भाई को भी मार दिया था और उसके भाई की बेवा को जो है ना ये अगवा करता है, उसके साथ शादी करता है और उसमें से इसका एक बेटा भी था जो बाद में ये मफरूरी काटने के लिए जो है ना नवाब अकबर भुगटी के पास जाता है। उस बच्चे की तालीम, उसकी तरबियत और तमाम खर्चा जो है ना नवाब अकबर भुगटी करते थे और उन्होंने उसको अपने पास रख कर उसकी परवरिश स्टार्ट कर दी थी। और नादरीन, आपको ये बताता हूँ कि नवाब अकबर भुगटी के साथ जो है ना चिराग बाली की मुलाकात जो है ना मियाँ वाली जेल के अंदर होती है और ये दोस्ती जो है ना बहुत गहरे रिश्ते में जो है ना बदल जाती है। ये आपस में एक दूसरे के भाई बन जाते हैं और लोगों ने उस किताब के अंदर जो है ना इस बात की तस्दीक की है कि नवाब अकबर भुगटी जो है ना अपने मुखालफिन पर हमले के लिए चिराग बाली को भेजते थे और ये 100% नतायज उनको देता था। उस किताब में ये लिखा हुआ है 25,000 रुपये नकद और 2 मरबा ज़रई ज़मीन जो है इसके ऊपर इनाम थी। और उसके बारे में ये बात जो है ना हर जुबान पर ज़द-ए-आम थी कि ये अमीरों से लूट कर जो है ना गरीबों में बांट देता है। और नाज़रीन, ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। उस वक्त के जो लोग थे ना सरगोदा के, वो पुलिस से ज़्यादा एतबार चिराग बाली पर करते थे और अपने साथ होने वाले जुल्म और अपने साथ होने वाली ज्यादती को जो है ना इसके सामने पेश होकर बताते थे और चिराग बाली उनका बदला भी लेता था और उनकी दादरसी भी करता था। और उस किताब में ये लिखा हुआ है कि नवाब ऑफ कालाबाग जो थे ना नवाब टवाना के ऊपर हमलों में जो है ना चिराग बाली को इस्तेमाल करते थे। जब नवाब टवाना को इस बात का पता लगा कि इसके ऊपर अटैक या हमले जो है ना चिराग बाली करता है तो उसने चिराग बाली के खिलाफ एक महाज खोल दिया और जो उस वक्त के हुक्मरान, चूंकि पाकिस्तान आजाद हो चुका हुआ था, उन सियासतदानों को इसने बदजन करना शुरू कर दिया और पुलिस को मुतहरक कर दिया कि वो हर हाल में चिराग बाली का कला गुमा कर दें। और नाज़रीन 1962 के अंदर जो है ना
इसको वहाँ पे शाहपुर का कोई मेला होता है, उस मेले से पुलिस जो है ना गिरफ्तार कर लेती है। जब ये गिरफ्तार होता है तो उसके बाद इसका भी बहुत ज़्यादा असर और रसूख था, पीछे से जो बहुत ताकतवर लोग थे, ज़ाहिर है उन्होंने सिफारिशात की होंगी, और इसको पुलिस जुडिशियल कर देती है, जेल भेज देती है। उसी दौर में ये पंजाब की कई जेलों में, जिनमें साहिवाल, जिनके अंदर बहावलपुर, जिसके अंदर मुल्तान, रावलपिंडी और मियाँ वाली जेल शामिल हैं। यही मियाँ वाली जेल थी जहाँ पर इसकी नवाब अकबर भुगटी के साथ मुलाकात होती है और ये बहुत गहरी दोस्ती में बदल जाती है। अब नाजरीन, जिस वक्त इसको सजा होती है ना, तो इसकी सजा कुछ इस तरह से थी। इसको उम्र कैद, साथ 48,000 रुपया जुर्माना, और इसकी तमाम मनकूला व गैर मनकूला जायदाद जो थी ना, उसको जब्तगी का ऑर्डर दिया जाता है। और नाजरीन 1972 में जो था ना, ये तारीख पे आते वक्त जो है ना, पुलिस को झल देकर या किसी भी तरीके से जो है ना फरारी हासिल कर लेता है और पुलिस की मौजूदगी में भागने में कामयाब हो जाता है। और ये वही दौर था कि जब इसकी बीवी और बच्चे को नवाब अकबर भुगटी ने अपने पास पनाह दी। इसके भागने के पीछे जो वजह थी ना, वो ये थी कि चिराग वली के एक भाई को जो है ना इसके दुश्मनों ने कत्ल कर दिया, और इस कत्ल का बदला लेने के लिए ये जेल से भागता है और ये चंद ही दिनों में अपने मुखालिफिन को कब्रों में उतार देता है। अब नाजरीन, गुलाम मुस्तफा खर जो थे ना, ये गवर्नर पंजाब थे। ये सरगोदा का दौरा करते हैं और वहाँ पर लोग जो है ना इसके मुकदमेबार फतेह मोहम्मद और चिराग वली के खिलाफ ना शिकायत के अंबार लगा देते हैं। लोग आगे गुलाम मुस्तफा खर के आगे रोना शुरू कर देते हैं और अपने आप पर जो है ना तशद्दुद और अपने आप को ज़दोकूब करना शुरू कर देते हैं कि हमारे ऊपर इतने मजालम हो रहे हैं, हमें तो मौत ही मिल जाए तो बेहतर है। गुलाम मुस्तफा खर जो है ना वहाँ पर पुलिस अफसरान को इकट्ठा करता है और उनसे पूछता है कि ये कौन है। तो उसको बताया जाता है गुलाम मुस्तफा खर को कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक डाकू है, कातिल है, उजरत पर भी कत्ल करता है और दुश्मनदार है। इसने अपनी दुश्मनी बहुत सारे अफराद को जो है ना मौत के घाट उतार दिया है। गुलाम मुस्तफा खर जो है ना इसको जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने के सख्त तरीन ऑर्डर पंजाब पुलिस को दे देता है। अब नाजरीन, पुलिस जो है ना सैयद बाकर रिजवी नाम का एक DSP था, उसकी ड्यूटी लग जाती है कि तुम किसी भी हाल में जो है ना चिराग वली को जिंदा या मुर्दा फौरी तौर पर जो है ना हमारे सामने पेश करो। वो अपने सर धड़ की बाजी लगा देता है और सुनने में है कि एक जगह पर वो रेड करता है जहां पर चिराग वली इन पर फायरिंग गलतफहमी में कर देता है कि उसके जहन में ये बात होती है कि दुश्मन ने अटैक कर दिया, लेकिन वो दुश्मन नहीं थे, वो पुलिस वाले थे। अब वहां पर 7 के करीब पुलिस अफसरान की शहादत हो जाती है जो इसकी मौत का मौजब बनी। कुछ लोगों ने उस किताब में इंकशाफ किया है कि नवाब ऑफ कालाबाग के पास ये रहता था बाद में, या ये अकबर भुगटी साहब के पास रहता था, या ये अफगानिस्तान या जमरोद के इलाके में रिहाइश रख चुका था। और नाजरीन 1973 में इसका दोस्त जो है ना बहावलपुर से गिरफ्तार हो जाता है, फतेह मोहम्मद। पुलिस जब उसकी तफ्तीश करती है तो वो इसके जितने भी खुफिया ठिकाने थे ना उनकी निशानदेही कर देता है। और आखिरकार नाजरीन, ये जो चिराग वली था ना, ये बलूचिस्तान के किसी इलाके में सुना है कि डेरा भुगटी से ये पकड़ा गया था और इसको पुलिस पंजाब की जो है ना लेकर लाहौर आ रही होती है। जब रास्ते में इसकी तफ्तीश होती है ना तो ये ऐसे ताकतवर अफराद को मंजरेआम पे ले आता है कि मुझसे ये लोग कत्ल करवाते रहे हैं, यानी मैंने इनकी खातिर जो है ना दर्जनों अफराद को मौत के घाट उतारा हुआ है। अब ये सारी जो इसकी तफ्तीश थी, जो रास्ते में आते वक्त 3-4 घंटे या 8-10 घंटे जितना भी वक्त लगा, पुलिस ने जो तफ्तीश की वो अपने अफसरान को बताई। और गुलाम मुस्तफा खर को ये चूँकि रिपोर्ट पेश करनी थी, जब गुलाम मुस्तफा खर को पता लगा कि इतने ताकतवर अफराद इसके साथ जराइम में मुलव्वस हैं, तो उसने सबूत मिटाने के लिए फौरी तौर पर पुलिस को ये ऑर्डर दिया कि इसको पुलिस मुकाबले में मार दें। तो फिर ऐसे ही हुआ नाजरीन, पंजाब पुलिस ने जो है चिराग वली को पुलिस मुकाबले के अंदर हलाक कर दिया। नाजरीन, अब आपको एक चीज़ बताने वाली ये है, मोहम्मद खान डाकू और ये जो चिराग वली टाइप लोग थे ना, इनके ऊपर फिल्में बनी हैं। बहुत ज़्यादा लोगों ने इन फिल्मों को पसंद किया है, लेकिन वो जो फिल्में थी ना, झूठ, बिल्कुल मन गढ़ंत और बिल्कुल प्लांटेड किस्म की स्टोरियाँ वो कमर्शियल करके उन्होंने दिखाई हैं कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। हालांकि फ़िल्म अगर आप देखें कोई भी इसकी निकाल के, तो आपको हकीकत से मुशाबत करती एक चीज़ भी उसमें नहीं मिलेगी। चिराग वली जो था ना, ज़िला सरगोदा के लोग आज भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये बड़ा गरीब परवर आदमी था। शायद उस वक्त के लोग जो थे ख़वानदगी की शरह कम थी और इनकी नज़र में ये बात थी कि अमीरों को लूट कर गरीबों को देना खिदमत खलक है, तो मेरी नज़र में ये कोई खिदमत खलक नहीं थी। एक इंसान का नाजायज़ कत्ल जो है ना पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। तो जाहिर है कि इसके दुश्मन 40-50 नहीं थे जितने अफराद को इसने मौत के घाट उतारा, उनमें कई बेगुनाह अफराद होंगे। तो जाहिर है अगर आप किसी बेगुनाह के साथ ज़्यादती करते हैं और उसको मौत की आगोश में सुला देते हैं तो उसका पूरा अफराद कुंभा जो है डिस्टर्ब हो जाता है और उनकी बद्दुआएं डायरेक्ट अर्शों से जाकर टकराती हैं। और अल्लाह की कुदरत पर यकीन इस बात से किया जाता है कि वो हर इंसान को उसके अमलों का हिसाब दुनिया में देकर ऊपर बुलवाते हैं। तो चिराग वली जो था ना, जिसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी फिल्में और इसके ऊपर डाइजेस्ट और नावल लिखे गए हैं, ये एक तारीखी किरदार था।
اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں جس کے اندر سے میں نے یہ سٹوری پڑھی ہے تو آپ یقین کریں آپ حیران پریشان ہو جائیں گے. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے طاقتور سیاستدان اور ڈاکو، یعنی کتاب کا عنوان یہ ہے اور مصنف کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. میں کوشش کروں گا اگر مجھے اس کتاب کو ملا تو میں بالکل اس کا جو ہے وہ ٹائٹل بیچ میں لگا دوں گا تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو سکے. اس میں بڑے بڑے ڈاکوؤں کی کہانی ہے. تو ناظرین آپ مجھے یہ بتائیں کہاں گیا چراغ بالی. اب ناظرین اس کہانی میں سب سے جو زبردست اور بتانے والی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کو جو خط ملتا ہے نا جس میں لکھا ہوتا ہے کہ تمہاری بھابھی کو جو ہے قتل کر دیا گیا، تو یہ وہ خط اپنے باپ کو اور بھائی کو پڑھائے بغیر واپس آ جاتا ہے سرگودے میں اور قتل و غارت کی دنیا میں قدم رکھ لیتا ہے اور اپنے مخالفین کو مارنا شروع کر دیتا ہے، ڈاکو بن جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ہیڈ بنی آ جاتی ہے. اس کے بعد دوسرا خط جب اس کے والد کو موصول ہوتا ہے تو وقت بہت آگے گزر چکا ہوتا ہے. ناظرین خط و کتابت کا سلسلہ بہت زیادہ سلو تھا اور مہینے لگ جاتے تھے. خط کلکتہ خط یہ جانا تھا اور کلکتہ میں یہ وائس رائے کے پاس نوکری کرتے تھے تو یہ کوئی 6 سے 8 مہینے یا میرا خیال ہے کوئی سال کا ٹائم لگا ہے. تو جب دوسرا خط پہنچتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جو چراغ بالی تھا یہ یہاں پہ آیا ہے، اس نے اس طرح سارے مخالفین کو قتل کر دیا ہے اور پولیس جو ہے اس کو بھوکے شیروں کی طرح ڈھونڈ رہی ہے. جب اس کا والد اور بھائی نوکری چھوڑ کر واپس آتے ہیں تو چراغ بالی سے ان کا رابطہ ہوتا ہے لیکن وقت جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. پولیس اتنی متحرک ہو چکی تھی کہ انہوں نے ہر حال میں چراغ بالی کو کیفرے کردار پہ پہنچانا ہی پہنچانا تھا. تو اتنا طاقتور آدمی جو اتنے صدی کے طاقتور لوگوں کے پاس رہتا تھا، نواب اکبر بگٹی، نواب آف کالا باغ، کیا یہ چھوٹے لوگ تھے؟ تاریخ کے اندر آپ ان کو پڑھ کے دیکھیں، یہ دشت و دریا ہلا دینے والی طاقتیں تھیں اور ایسے طاقتور لوگوں کے پاس رہنے والا بندہ اخیر پولیس کے ہاتھوں مارا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی آزادی سے لے کر آج 2024 تک کوئی بھی شخص جو ہے نا حکومتوں کے ساتھ یا گورنمنٹ کے ساتھ یا پولیس کے اینٹی چل کر زندہ نہیں رہ سکتا. تو لہذا اپنے بچوں پر نظر رکھا کریں، اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطی کو نوٹ کیا کریں کیونکہ یہی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہے نا آگے جا کر آپ کے آگے پہاڑ کھڑا کر دیں گی اور آپ سے وہ پہاڑ کا وزن نہیں اٹھایا جانا. پھر اس وقت جو ہے نا آپ لوگوں نے یہی کہنا ہے کہ آپ پچھتائے کیا ہوئے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. لہٰذا میرا یہ پروگرام دیکھ کر اگر آپ میں سے کوئی بھی چراغ بالی کے بارے میں کوئی ایسی بات جو میں آپ کو نہ بتا سکا ہوں کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے گا تاکہ لوگ اسے پڑھ لیں. اور میری کہانی کتنی سیاق و سباحت پر مشتمل ہے یہ ضرور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا. میرا پروگرام دیکھ کر اگر آپ کو پسند ہے تو کمنٹ باکس اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.